हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। आप सभी का फिल द फॉर्म पे ऋतु सबका स्वागत करती है। तो सभी लोग ज्वाइन होते जाइए मेरे साथ। सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर है, आप लोगों के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार सभी क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो बिल्कुल सही है। मेरे मोबाइल का नेटवर्क जा चुका है, इसलिए मैसेज नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट में वाईफाई ऑन कर लूं अपना। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। चलिए, मेरे मोबाइल का नेटवर्क जा चुका था, थोड़ा सा टाइम लग गया वाईफाई ऑन करने में। चलिए ठीक है, एक बार सभी बोल दीजिए। ओके, प्रतीक्षा ने बोल दिया सब कुछ क्लियर है। थैंक यू प्रतीक्षा। ओके, थैंक यू। चलिए, तो सभी लोग आ जाएंगे। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को हिंदी करा देती हूँ जब तक आपकी हिंदी वाली मैम क्लास नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। जिन बच्चों को पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी और चीज में हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बता देंगे मुझे, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको थोड़ा सा क्लास में ही डिस्कस कर दूंगी। अभी कुछ बच्चों ने पैराग्राफ के लिए मुझे बोला था हिंदी के, तो मैंने आज बेसिकली वही किया है, क्योंकि मुझे सीटीपी का भी लेके चलना है। और सभी को पता है कि एग्जाम डेट आप लोग की आने वाली है बहुत जल्दी ही। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, प्री एडमिट कार्ड जिन बच्चों के डाउनलोड हो रहे हैं, यानी उनका फर्स्ट 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद से फिर अदर लोगों के भी आने शुरू हो जाएंगे। ओके, पूनम कुमारी। ओके, ठीक है। संतोष कुमार, ठीक है पूनम। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे साथ बहुत मेंबर जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। तो आज जो फिल फॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फिल फॉर्म की जो हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल है और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो ये तैयारी है पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, और जो सीटेट का एग्जाम फुल कोर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दिलाया जा रहा है, वो 199 रुपीज़ का है, जहाँ पे फुल क्लास है, आपकी 5000 एमसीक्यू है और 20+ पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट है। ठीक है, चलिए, और ऑनलाइन क्विज भी आपके स्टार्ट हो चुकी है, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। और जो आपको दिया गया है लिंक, आप उस पे जाइए शाम को 5 बजे। वहाँ पे 1 घंटे का आपको पूरे सब्जेक्ट्स की आपकी ऑनलाइन क्विज स्टार्ट कराई गई है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मीला जी। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। मैंने सभी का देख लिया है। ठीक है, तो लेट नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा आज हम पैसेज को देखेंगे। जिन बच्चों को पैसेज में प्रॉब्लम होती है कि हिंदी का पैसेज कैसे करें, काफ़ी इजी है। थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हिंदी के ग्रामर में किसी में भी प्रॉब्लम होता है? यस, टाइम बहुत कम है, कुछ बच्चों ने स्पेशली बोला था, इसलिए मैंने तैयारी करा दी है। बाकी बाकी मेरा पीवाईक्यू आप लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार है और मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप लोग को मैं वो करा दूँ। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगी। यस, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, आपके प्री एडमिट कार्ड। और जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले एग्जाम से इशू होगा। अभी आपको उससे जब डालेंगे खोलकर वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, क्या है, किस डेट को आपका एग्जाम है। उसके बाद जिस डेट को होगा उससे 2 दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड आएगा, उसकी आपको प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना पड़ेगा सेंटर पे। ठीक है, चलिए, तो अपठित गद्यांश को पढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ों को बेसिकली कि पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए।
पैसेज में अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है तो उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाए उन्हें फर्स्टली आप टिक करके फटाफट करिए, लेकिन एक बार पैसेज को पूरा जरूर से पढ़िए। पैसेज आने का मतलब होता है कि आपके जो क्वेश्चन पुट अप होंगे आपके पैसेज से ही होंगे, बाहर से नहीं होंगे। बस आपको वो चीज को समझना है। तो ये कुछ टिप है जो आपको दिमाग में हमेशा रखना है, और जो फर्स्टली आपको आंसर मिलते जाए आप उसको पहले करिए। हार्ड वर्ड को या तो उसमें तो आप टिक करेंगे नहीं, हार्ड वर्ड पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। जो समझ में आता जाए उसको आप ज़रूर क्लियर करिए। और जब भी आपको अक्सर टाइटल पूछता है कि आपको इस पैराग्राफ के लिए एक टाइटल क्या लेना है, तो उस टाइटल पे ध्यान देने से पहले आप पूरे पैसेज का सार निकालेंगे कि ये पैसेज में आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा है। जहाँ ये बात आपको समझ में आ गई कि बात किसके ऊपर की जा रही है, आप फटाक से उस पैसेज को ले लेंगे, और वो आपके ऑप्शन में ही वो दिया होगा जो आपके दिमाग में चलेगा कि आप इस पैसेज के लिए ये चुनेंगे, तो उस पे आपको करेक्टली उसको दिखाना है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड करूँगी तो ये आपको डिटेल में भी मिल जाएगा। तो इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जो आपके सामने है इसको फटाफट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है? कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था, ठीक है? इसलिए मैंने इसको ला दिया है। वो बच्चे अगर आते हैं तो वो बाद में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है? प्रणाम को भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़े, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों को प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज में सभी वृद्ध जनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम का संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्ध जनों और माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडे ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरुद्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य एवं महाराज शैल्य को प्रणाम करके उनके विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको पता चल गया होगा कि इसका आप टाइटल क्या देंगे और ये आपको किस चीज की महत्वता के बारे में बता रहा है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपसे आंसर चाहूंगी, अगर आपको इस टॉपिक में आपको इसका शीर्षक चुनना होता तो आप किसको शीर्षक चुनते? गुड आफ्टरनून प्रियंका। प्रियंका, ध्रुवी और कुमारी दोनों को ही गुड आफ्टरनून। राधा प्रजापति दोनों गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक का आपको शीर्षक चुनना हुआ, यानी कि टाइटल अगर आपको चुनना होगा, तो आप किसको चुनेंगे जो आपके इस पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो? इसको ध्यान में रखते हुए बताइएगा फटाफट। जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए ताकि हम इसको जल्दी से सॉल्व करें, फिर आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली एक वर्ड बार बार आ रहे हैं। जो वर्ड बार बार आ रहा है उस पे हमारा ध्यान जाता है कि ये आपको बेसिकली बताना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे जिस शब्द का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया वह है प्रणाम। यानी कि प्रणाम जो हम अपने बड़ों से लेते हैं, अपने घर में रोज करते हैं, है ना, आशीर्वाद को प्राप्त करना, उसी के महत्व को यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में। तो अगर हमें शीर्षक चुनना होगा तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम बहुत इजीली उसको चुन लेंगे, क्योंकि एक ही वर्ड बार बार बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसको क्या क्या हुआ वो सबको यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। तो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अगर इससे आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद सभी नहीं। यस, मीला इज राइट। प्रणाम का महत्व, बार बार प्रणाम की बात की जा रही है जो हमारे संस्कृति में है। बिल्कुल बिल्कुल सही। माता पिता नहीं, यहाँ पे जो
एक्चुअली बात की गई है प्रणाम की, कि प्रणाम हमारे आपके कौरव पांडव के युद्ध की बात कही गई, आपने आशीर्वाद लोग के, तो संस्कार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हमारे प्रणाम की बात हो रही है। मीला कुमारी ने बिल्कुल सही बोला कि हमें प्रणाम, और पूजा ने भी बोला। यस। हाँ, तो इसमें जो आपको पैसेज को अगर पढ़ लेते हैं आप, तो फर्स्ट पैसेज अगर आप देखिए तो क्या दिया है, अपने या अपने से बड़े और श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। आपकी लाइन में ही आपका आंसर दिया हुआ है, फिर आपसे ऐसी मिस्टेक क्यों हो रही है? ठीक है, आपके फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आपके फर्स्ट पैराग्राफ का लाइन में ही वो दिया है। बिल्कुल, शाहीन ने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारा पहला ही आपके लाइन में दिया है, जब क्वेश्चन आप 2 बार पैसेज को ज़रूर पढ़िए। जब तक आप पैसेज पे क्लियर नहीं होंगे, आप आंसर नहीं सही कर पाएँगे। ठीक है? तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल आपका उसी लाइन से स्टैन्ज़ा से उठाकर दिया हुआ है, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है कि प्रणाम करने वालों को क्या प्राप्त होता है? सेकंड का। सेकंड का आंसर करिएगा। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1 मिनट, सॉरी, आपके एक लाइन में ये दिया हुआ है, आयु, विद्या, यश और सब पर जोर दिया जाता है। ठीक है? आपके पैसेज में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। हमेशा आप क्वेश्चन को देखिए और फिर पैसेज को पुट अप करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है? तो ये जो आंसर होगा वो हमारा ये राइट होगा। ठीक है? हाँ, डी होगा। ठीक है? अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमेशा आपके जो पैसेज होता है ना, वो आपका इसी में ही आंसर रहता है। ठीक है? तो बहुत ईज़ी है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। पैसेज के एक-एक लाइन को 2 बार पढ़ेंगे, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? देखिए, जैसे अभी आंसर 2 का गलत आ रहा था, लेकिन जब पैसेज को ध्यान से देखा, तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? बालक मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। किसने दिया? ये लाइन भी आपकी आई थी। थोड़ा-सा मुझे स्लाइड में लेना पड़ रहा है, आपको भी इस तरह से होगा तो आप बार-बार जाके स्लाइड को एक बार देखना, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप का पैटर्न यही रहेगा कि आपको देखना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो क्या होगा कि आपका जो दिया था ना कि सप्त ऋषियों ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का जो दिया था, वो आंसर किया था। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो लाइन। ये आपको दिख रहा है ना लाइन? जहाँ पे रेड आपको दिख रहा है, बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया। दिख रहा है सभी को ये? तो ये आंसर जो होते हैं ना, ये आपके इसी पैराग्राफ्स में ही छुपे होते हैं, बस उन्हें हमें ध्यान से देखना होता है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो इसका जो आप लोगों ने आंसर किया है ग इज राइट। ठीक है, इजी हो रहा है। तो नेक्स्ट है, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। यह कथन भी आपके पैराग्राफ में दिया गया है। तो ये पैराग्राफ से आप जब चूज करेंगे तो बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। इसके लिए भी हम एक बार पीछे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, महाराज शैल्य को प्रणाम करे विजयी भवा का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसी जी कहते हैं। ठीक है, इसका भी आपको इसी में दिया हुआ है। बहुत अच्छा आंसर भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में भी आंसर दिया हुआ ये है कि आपको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक पैराग्राफ में आपके 5 क्वेश्चंस ही आएंगे, तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आपके बिल्कुल पैराग्राफ में ही है,
उसे आपको कहीं भी अलग से दिमाग नहीं खर्चा करना है, बस आपको अपने पैराग्राफ पे फ़ोकस करना है। पैराग्राफ सही रहेगा तो आपके आंसर भी बिल्कुल सही आएँगे। लास्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर पोर्शन से पूछेगा। ग्रामर पोर्शन में जो भी आपको होगा, थोड़ा-सा आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी बताने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सभी से आंसर चाहूँगी। ये आपके ग्रामर को चेक करता है कि आपका ग्रामर कितना अच्छा है। ठीक है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, बेसिकली आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए जब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है? बहुत अच्छा, ज्योत्सना का आंसर आ गया है। बाकी सभी 5 के लिए आंसर करिए। बिल्कुल, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, ये हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास से क्या होता है, जो संख्यावाचक संख्या में आते हैं, यानी आपका हो गया पंचानन हो गया, ठीक है ना, चौराहा हो गया, ये सब वर्ड क्या होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, जिसमें संख्या का आपको हो रहा वो बोलते हैं ना, चौराहा हो गया, त्रिमुख हो गया, ये सब जो बोलेंगे जिसमें संख्या का बोध होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में जब उपमा और उपमान की तुलना करी जाती हो, वो हमारा आपका कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास में हमारा प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का संबंध क्या होता है, और शब्द से जुड़ा होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है जिसका लोप हो जाता है, वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे के लिए, के द्वारा, ये शब्द जो होते हैं कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में आते हैं। इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, दशानन। एक ये भी कंफ्यूजन होता है द्विगु समास और बाहुव्रीहि समास। द्विगु समास तो संख्यावाचक होता है, पर बाहुव्रीहि जो होता है, जो प्रथम और सामासिक पद जो होता है, उन दोनों के अर्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ जो ले लेता है, वो हमारा हो जाता है बाहुव्रीहि समास। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा है? थोड़ा-सा द्विगु समास में जो ज़्यादा होता है संख्यावाचक, जिसमें भगवान के रूप ज़्यादा बोलते हैं ना, लंबोदर बोलते हैं ना, लंबा है जिसका उदर, ये मतलब हो गया किससे आपका रिलेट करता है, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, यानी वो तीसरा रूप हो जाता है, वो हमारा हो जाता है बाहुव्रीहि समास। ठीक है? तो समास के जो 6 आपके आते हैं, 6 तरह के में बाँटे गए हैं, तो सबके अलग है। अव्ययी भाव जो होते हैं, जिसका प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है, उसको हम बाँट नहीं सकते, अलग नहीं करते हैं। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, ये सब हमारे अवयवी भाव के आते हैं। फिर हमारा आता है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बाहुव्रीहि समास, ये 6 समास होते हैं। ठीक है? ठीक है, दोपहर, दोपहर आपका किसमें आएगा बताइए, फटाफट आंसर करिएगा। दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, नवरात्र, जिसमें हम संख्याओं का ज़्यादा बोध करेंगे, वो हो जाएगा। बाहुव्रीहि समास जो होगा, वो तीसरा अर्थ ले लेता है। ठीक है? डाउट है मैम? किस चीज़ में डाउट है? किस चीज़ में प्रियंका डाउट है? क्लियर है सभी को? समास के लिए आपको उसके एग्ज़ाम्पल्स देखने पड़ेंगे। मैंने आज समास को नहीं लिया क्योंकि हम एमसीक्यू करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है? दोपहर में, हाँ, द्विगु समास, बिल्कुल, दोपहर, यानी दोपहर की बात हो रही है, दोपहरों का समूह है। त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3 लोकों में जो होगा, ठीक है, वो होता है, तो वो हमारा त्रिलोक हो जाएगा। चौराहा, नवरात्र, नवरात्रि की बात हो रही है, तो ये सब हमारे द्विगु समास में हो जाएँगे।
ओके, नो डाउट, चलिए ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को? अभी किसी को पैसेज में कोई दिक्कत? क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में समझाई हूँ, समझाने को तो बहुत लॉन्ग में भी समझा सकते हैं, बट टाइम बहुत कम है और ये मेरा क्लास भी नहीं है, लेकिन आप लोग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा कहीं अटके नहीं, तो वो चीजें मैं क्लियर कराते चलूं। द्विगु समास होगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए फिर आज एमसीक्यू स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ेंगे हम। कल अगर मैं कोशिश करूंगी आपके समाज के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स करा दूं, ताकि आपको वही पूछेंगे भी, उससे ज्यादा कुछ बाहर आता भी नहीं है, इतना आपको नहीं होगा, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट आंसर करिएगा सभी। हिंदी का थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंदी में उसकी टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आगे का देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ अ पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। जो चेंजेस होते हैं कहाँ से कहाँ तक का पूछा जा रहा है। बाल विकास में होने वाले विकास और परिवर्तन के पैटर्न का एक अध्ययन है, कहाँ से कहाँ तक का। ठीक है, आपको वो बताना है। जन्म, मध्य बचपन, जन्म, किशोरावस्था, गर्भाधान से मध्य बचपन, गर्भाधान से किशोरावस्था। आंसर करिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हेलो सिद्धू। प्रियंका का आंसर आ गया है। बाकी सब भी फटाफट आंसर करते जाइएगा। हाँ, फर्स्ट का आंसर मुझे मिलने लगा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा, यानी कि डी। डी इज द राइट। तो जितने लोग सही करते जाएंगे अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। कथन है, बच्चों की प्रगति और विकास के मार्गों की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कारण जो दिया है, आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों को अद्वितीय संयोजन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है। ओके, हाँ, नंबर भी अपने प्लस करते चलिएगा। हाँ, 2 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, सबिता, डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, और जो स्पष्टीकरण भी दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है, ये आपको घुमा फिरा के कथन में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का करिएगा। सामाजिकरण क्या है? समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। रैखिक प्रक्रिया है जो एक व्यवस्थित तरीके से होती है। औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा नियोजित की जाती है। नहीं, कोई को प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट तो आपको वही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट लाइन भी बोली गई कि सभी में उसकी दर अलग अलग होती है, इसका जो रीजन आपको दिया गया कि हेरिडिटी और आपकी इन्वायरमेंट इसकी रीजन है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। असर्टेन वर्ड वर्ड तो काफी इजी आते हैं। फिर भी अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए।
तो रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करना ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं है जो हम कहीं जा के एडजस्ट होते हैं। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और गुप्त जो दिया है अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। ठीक है ना, ये दोनों तरीकों से हम इसको करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक, समाज में एडजस्ट होना क्या सभी के लिए बहुत इजीली हम एडजस्ट हो जाते हैं? कहीं भी जाते हैं अपने समाज की हर चीज़ों को एडॉप्ट करने में हमें टाइम लगता है, ना कि हर चीज़ों को हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो आपके श्योर आने ही हैं निधि, बट डोंट वरी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी आपके कथन वाले वाक्य कराए काफ़ी ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है और सभी लगभग सही ही आंसर करते हैं उसके लिए। ठीक है? तो सामाजिकरण जो है ना वो इतनी इजीली नहीं होती है किसी के लिए भी। आप कहीं एक नए जगह पे भी जाते हैं तो वहां भी एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। ठीक है ना। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस है ये ऊपर वाले से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन काफी लंबे हो जाते हैं और हमारे पूरे एक स्लाइड में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए औपचारिक परिचालन चरण में शिक्षकों को चाहिए। फॉर चिल्ड्रेन हु आर इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, टीचर शुड क्या क्या करना चाहिए? टीचर को पदानुक्रमिक संबंधों को चित्रित करने के लिए आरेखों का उपयोग करें। वर्तमान समस्याएं जिनके लिए काल्पनिक सोच की आवश्यकता है, अमूर्त समस्याओं को प्रस्तुत करने से बचें। समस्याओं को हल करने और वैचारिक रूप से तर्क करने के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन में आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, गुप्त है। हाँ, तो मैंने इसको पढ़ दिया था अप्रत्यक्ष, पहले ही मैंने इसको पढ़ के बता दिया था। छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं जो मेरे एक स्लाइड में नहीं आ पाते, जबकि मैंने इन्हें बोल्ड किया है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ भी देती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप थोड़े से क्वेश्चन को देख लें। उन बच्चों के लिए औपचारिक परिचालन चरण में शिक्षकों को क्या करना है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है? पदानुक्रमिक संबंधों को चित्रित करने के लिए आरेखों का उपयोग करें। वर्तमान समस्याएं जिनके लिए काल्पनिक सोच की आवश्यकता है, अमूर्त समस्याओं को प्रस्तुत करने से बचे। समस्याओं को हल करने और वैज्ञानिक रूप से तर्क करने के अवसर प्रदान करें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ही होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट का फोर्थ। अमूर्त समस्याओं को प्रस्तुत करने से बचना नहीं है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे अमूर्त समस्याओं को भी सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, कम दिख रहा है, हो सकता है मे बी इसमें प्रॉब्लम होगा, बट हिंदी वाला मैंने बोल्ड किया है इसलिए मैंने इसको पढ़ भी दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए, अभी ये क्वेश्चन सभी को दिखेगा, 5 नंबर का देख लीजिएगा। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आवास यानी समायोजन और आत्मसात की दो पूरक प्रक्रियाओं को किसका एक हिस्सा माना गया है? अनुकूलन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अवधारणा मानचित्र या फिर अग्रिम आयोजक। In Jean Piaget's theory of cognitive development, the two complementary processes of accommodation and assimilation are a part of adoption zone of proximal development concept में या advanced organizer। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा। हाँ, ए का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ए ही राइट होगा। ठीक है, हाँ, जितने लोग सही करते जा रहे हैं अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
जबकि जीन पियाजे को महत्व देते हैं डैश बच्चों के सीखने में लेव वाइगोट्स्की का मानना है डैश महत्वपूर्ण होना चाहिए। दोनों ने अपनी थ्योरी में कुछ चीजों को इम्पोर्टेंट माना, वो आपको बताना है कि जीन पियाजे ने किसको इम्पोर्टेंट माना और लेव वाइगोट्स्की ने किसको इम्पोर्टेंट माना है। तो परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, सुदृढ़ीकरण, स्कीमा में परिवर्तन, ड्रिल और अभ्यास, सुदृढ़ीकरण, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, संघ या संगठन। बहुत अच्छा, खुशबू अपने नंबर भी प्लस कर रही हैं, बबली वेरी गुड, सभी अपने नंबर प्लस करिएगा, ठीक है। अभी इसको फाइनल टेस्ट मान के आपको चलना है, क्योंकि डेट कभी भी आपकी कोई भी आ सकती है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल, इसका जो आंसर आ रहा है ए इज राइट, ठीक है। हाँ, इसके +1 ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शिक्षा शास्त्र नहीं है? निर्देशित, आदान प्रदान, व्यापक चर्चा, सहयोगी शिक्षा, दोहराव और स्मरण। According to Lev Vygotsky, which of the following is not an appropriate pedagogy to promote cognitive development? माही ने आंसर कर दिया है, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। एडमिट कार्ड आ गया है, हाँ सबिता, एडमिट कार्ड प्री एडमिट कार्ड बोलेंगे, जो आपका आ गया, आपको कॉलेज और डेट बता देंगे कहाँ पे आपका सेंटर है, सिटी कहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 4 ही होगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैरोल गिलिगन ने आलोचना की कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत स्त्री नैतिकता को कम करता है, जो जोर देता है, किस पे जोर देता है? देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्श, न्याय की नैतिकता, सामाजिक भलाई के लिए चिंताएं। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 8th का ए ही होगा, कि इन्होंने थोड़ा-सा बायस इनका माना जाता है, कि इनका जो था कि वो स्त्रियों की महत्ता को कम समझते थे। इन्होंने बोला कि स्त्रियों का कार्य क्या होता है, देखभाल करना, और पुरुष जो करते हैं वो न्याय का कार्य करते हैं। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। चलिए सविता जी, तैयारी ज़्यादा करिए, आपका अगर आ गया है तो बहुत जल्दी आपको डेट भी पता चल जाएगी। ठीक है? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, एकाधिक बुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव है प्रस्तावित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धि का निर्धारण करने में विलक्षण विशेषता है। बुद्धि भागफल के रूप में बुद्धि को मापने की अवधारणा है। 4 कारकों के अनुसार 16 प्रकार की बुद्धि को विस्तृत विवरण दिया है हार्वर्ड गार्डनर का। एकाधिक मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत की बात प्रस्ताव किया है, या फिर प्रस्तावित किया। संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धि का निर्धारण करने में विलक्षण, बुद्धिफल भागफल के रूप में बुद्धि को मापने की अवधारणा, 4 कारकों के अनुसार 16 प्रकार की बुद्धि का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही आराधना ने किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर का हमेशा याद रखिएगा कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसको मैंने कराया है, सभी प्रकार भी बताए हैं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों के मिस्टेक भी आंसर आ रहे हैं। ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। वैचारिक समझ, अप्रासंगिक सामग्री रटकर सीखना, सीखना परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा सभी। हावर्ड गार्डनर का मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक दिन मैंने आपको क्लास में पूरा वो दिखाया भी था, 8 प्रकार किस तरह से बांटा और किस बुक में लिखा, किस ईयर में किया ना। फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी बुक थी, उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी इन्होंने दिया है, तो बुक का भी नाम याद रखे रहिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 10th के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। बाल केंद्रित शिक्षा में सीखना मुख्य रूप से होता है शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों से, शिक्षार्थियों की निष्क्रिय सुनवाई से, विविध स्रोतों से अन्वेषण द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। In a child-centered education, learning takes place primarily. क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल, और सभी अपने नंबर को +1 ऐड करते चलिएगा, ठीक है ना। आज मुझे देखना है, इतने दिनों से मैं आप लोगों को एमसीक्यू करा रही हूँ, तो आज का रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है, 4 इज राइट। 12 नंबर के क्वेश्चन को, कथन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। कथन वाले क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना। बच्चों को केवल शैशवावस्था के चरण से ही लिंग उपयुक्त तरीकों से व्यवहार करने के बारे में संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। कारण जो दिया है, बचपन में सामाजिक अनुभवों का अलगाव और अभाव बच्चों को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। सही विकल्प आपका चुनना है। Children begin to get cues on how to behave in gender appropriate ways from the stage of infancy only। रीजन जो आपको दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़े, उसके बाद आंसर करिए। ट्वेल्व का जो आंसर होगा वो हमारा सेकंड सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो स्पष्टीकरण किया गया है वो गलत है, ठीक है। जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो करना क्या करते हैं, वो हमको शुरुआत से ही ये चीजें घर में, परिवार में, बाहर में ये चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, बट इसका जो रीजन दिया गया है वो सही नहीं है। कथन दोनों सही है पर रीजन उसका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रियंका ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, इन्होंने बताया बी, बिल्कुल बी इज राइट। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो बिल्कुल गलत बताया गया है, ठीक है। नहीं, सबका रॉन्ग नहीं हुआ है। प्रियंका है पीछे, उन्होंने प्रियंका कुमारी ने आंसर बिल्कुल सही किया है, और प्रिंस, हाँ प्रिंस का भी आंसर सही आया है, और हरी दुबे जी, हाँ इन्होंने भी बिल्कुल आंसर सही किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि लिंग उपयुक्त व्यवहार, जो हमें जेंडर एप्रोप्रिएट, कि आप लड़की हो तो आप ऐसा करना, तो ये चीजें क्या होती है, हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाती हैं, और बचपन से ही ये बताया जाता है कि आप लड़के हो तो आपको रोना नहीं चाहिए। ना चाहते हुए भी ये सब वर्ड हमारे घर में यूज होते हैं, और इस तरह की चीजें शुरुआत से ही डालना शुरू हो जाता है। लेकिन वर्ड क्या दिया, केवल बचपन से, केवल बचपन से ही नहीं, केवल इन्फेंसी पीरियड में ही नहीं, ये लाइफ लॉन्ग तक आपकी चलती रहती है, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है, मैंने देखा नहीं, जिसका दिखा मैंने इसलिए उसका बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शिक्षकों को माता पिता को बच्चे के मूल्यांकन का विवरण देना चाहिए। क्यों देना चाहिए?
माता पिता बच्चे को दिए गए लेबल को सही ढंग से पहचान सके, धीमा, बुद्धिमान आदि इस तरह से कर सके। माता पिता इस बात की समझ हासिल कर सकते हैं कि बच्चा क्या और कैसे सीख रहा है। माता पिता जान सकते हैं कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों की तुलना कक्षा में अन्य बच्चों से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने पढ़ दिया है अगर जिनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, निधि जी बोल रही मेरा रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं निधि, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक आधा क्वेश्चन में बाकी सब क्वेश्चन आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, हाँ 13 का भी आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, बी इज द राइट, बिल्कुल सही है। अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सुनिश्चित करे कि वे घर पर ट्यूशन लेते हों, सुनिश्चित करे कि उन्हें बहुत सारे रिकॉल आधारित वर्कशीट दिए गए हों, सुनिश्चित करे कि वे स्कूल में जाने में रुचि अपनी ना खोएं, सुनिश्चित करें कि मानक अप्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आराधना का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा आराधना। हाँ हाँ, जो सी होगा वो हमारा राइट होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी होगा। प्रीति आप ध्यान दीजिएगा, सी होगा आंसर, कि वो अपनी उसमें जाने में रुचि को ना खोएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करने वाले प्रश्न की पहचान करना। आज आपने जो किताबें पढ़ी वे ऋग्वेद से किस तरह से अलग हैं? परिभाषित करें। पुरातत्व। हड़प्पा सभ्यता में लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज कब हुई? मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की पहचान करें। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा बिल्कुल, तो सही सही आंसर करिए फटाफट। शाहीन का आंसर आ गया है। प्रश्नों की पहचान करनी है कि हम बच्चे का मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। जो परिभाषाएं वाले शब्द होते हैं ना, उन्हें हमें निगेटिव में ही लेना। परिभाषित करने से हम किसी प्रश्न का बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके कौशल की विशेषता नहीं बता सकते। ठीक है ना। पर्टिकुलर जो वन वर्ड के आंसर मिलते हैं उन क्वेश्चंस को हम नहीं लेते हैं, जिसमें बच्चा कई तरह से आंसर अपने थॉट को एक्सप्रेस करेगा। वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है। ठीक है, परिभाषित करना बिल्कुल इसको नहीं लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग करते थे, ये भी वन वर्ड वाला, ये जो भी वो यूज करते थे आपके यूज करते थे। ठीक है, आयरन है, जो भी एक एक पर्टिकुलर होगा जो बच्चा रट लिया होगा या याद करता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल की यानी आपसे डायरेक्टली ईयर पूछ रहा है, लेकिन जो पूछ रहा है आज आपने जो किताबें पढ़ी हैं और जो ऋग्वेद से पढ़ी है वो किस तरह से अलग है। ठीक है ना, वहां पे अलग आपसे पूछ रहा है कि अलग क्या है, उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो क्या ये वन वर्ड में आप बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा आंसर करे। ठीक है, वो अपनी सोच और समझ पर निर्धारित होता है कि आप कितना अच्छे से उसको बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी है और आगे हिंदी में भी मैं इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, in order to promote and facilitate education, which of the following set of measures have been proposed under Right of Person with Disability Act 2016? ठीक है,
ये क्वेश्चन को देखिए फिर से, हम हिंदी में आपको सही ऑप्शन को चूज करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रस्तावित किए गए? प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक समान और मानकीकृत पाठ्यचर्या प्रणाली सुनिश्चित करना, पुस्तकें, अन्य शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान करना, संचार के उपयुक्त संवर्धनात्मक और वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करना। 16 का आंसर करिएगा सभी। सभी ए बोल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन दिया है कि सभी के लिए एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रणाली सुनिश्चित करना। तो ये बिल्कुल नहीं है। जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, बट सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा। ठीक है, चलिए, तो +1 ऐड कर लीजिएगा जिसने सही किया है, ना कि फिर से गलत करके फिर सही किया। ठीक है, चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। धर्मों में समानता की तुलना में मतभेदों पर अधिक जोर दे, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करे, विशेष धर्मों में मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना, विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करे। ओके, सविता बोल रही है मेरा सही है। ठीक है, हाँ, इसको बिल्कुल फेयर करिए। जैसा जो भी आंसर होता है गलत और सही है तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है ना, हम गलतियों से ही सीखते हैं। 17 का आंसर आने लगा है। प्रियंका माही ने आंसर कर दिया है, प्रतीक्षा का भी आंसर आ गया है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी ही होगा, यानी कि सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा हुआ है: पढ़ना, सोचना, चलना या फिर लिखना। डिस्ग्राफिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ डिफिकल्टी इन रीडिंग, थिंकिंग, वॉकिंग और राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आराधना का आंसर आ गया है। ओके, हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फोर्थ ही होगा, लिखना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टि दोष वाले छात्रों के सफल समावेश को सुनिश्चित करने में सहायक होगा, यानी जिसको कम दिखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग practice will be helpful in ensuring successful inclusive of student with visible impairment? ठीक है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। छोटे प्रिंट और चित्रों वाली किताबें, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग, स्पर्श और उभरी हुई सामग्री का उपयोग, बोर्ड पर लिखित निर्देश। यस, प्रियंका ने पहले बी किया था फिर सी किया। ओके, चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। उच्च रचनात्मकता वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को उन गतिविधियों से बचना चाहिए जो बढ़ावा देते हैं अभिसरण सोच, सीखने की जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता, समस्या सुलझाने में के कौशल।
क्वेश्चन नंबर 20। यस रेशमा एंड पूनम, आपका आंसर सही है। एंड रुखसाना काफी दिनों बाद आ रही हैं। आर के, ओके। 20 का ए। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका जो हमें है कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बच्चों को बढ़ावा देना है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे निधि गिरी। ये जो है आपका पीवाईक्यू ही है। ठीक है ना, और ऐसे ही हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। 21 पे देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच गहरे लंबे समय तक चलने वाले ज्ञान का समर्थन करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। हाल ही में सीखी गई अवधारणाओं को विस्तृत करने और चर्चा करने से बचे, विभिन्न स्थितियों में सीखने को लागू करने के अवसर दें, सामग्री को उसकी समझ पर याद रखने पर ध्यान केंद्रित करें, केवल मौखिक रूप में जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। In order to support deep, long-lasting knowledge among learners, a teacher should. हाँ, 21 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। बी इज द राइट। तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कथन वाले वर्ड हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण जो दिया है, छात्रों को केवल तभी उत्तर देने को निर्देश दिया जाना चाहिए जबकि वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। ठीक है, काफी कथन वाले ये है, काफी इजी है, बहुत इजीली आप सभी बता लेंगे। ठीक है ना। 22 को पढ़िए, आराम से पढ़ के उसके बाद आंसर करिए। कोई हड़बड़ाहट नहीं है। कथन वाले वर्ड हमेशा ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। हाँ, अभी सबके आंसर सही आने लगे हैं। तो इसका जो होगा ए वाला कथन है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। तो जो गलत है तो उसका स्पष्टीकरण भी गलत ही होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षक को उन गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, चिंता, बोरियत, जिज्ञासा या फिर डिमोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23। सविता का है 19। ओके। हाँ, 23 का जो है राइट आंसर वो हमारा थर्ड ही होगा कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को ही बढ़ाना है बच्चों के अंदर। तो हमारा राइट होगा वो सी होगा। 24 का देख लेते हैं। विशेष कार्य करने के तरीके के बारे में ज्ञान को डैश कहा जाता है, आत्मसात ज्ञान, सशर्त ज्ञान या फिर घोषणात्मक ज्ञान या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान। एसिमिलेटिव, कंडीशनल या फिर डिक्लेरेटिव या प्रोड्यूसरल। हरी दुबे जी 20 हैं, खुशबू 20, सबिता 20, नैन्सी प्रिंस 22। ओके। 24 का। हाँ, यस, डी इज राइट।
ठीक है। 25 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण, इंटरैक्शन, मेटा अनुभूति या फिर निष्क्रिय अवलोकन। मेटा अनुभूति को क्या बोलते हैं? अभिज्ञान या अभिसंज्ञान बोलते हैं। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हमारी अपनी क्षमताओं और रणनीतियों के अंतर्निहित और स्पष्ट ज्ञान जो हम दी गई स्थिति में उपयोग कर सकते हैं, हमारे सामने कार्य की मांगों का आधार डैश ज्ञान कहा जाता है। घोषणात्मक, एपिसोडिक, मेटानुभूति या फिर प्रक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 26। हमारी अपनी क्षमताओं और रणनीतियों के अंतर्निहित स्पष्ट ज्ञान जो हम दी गई स्थितियों का उपयोग कर सकते हैं, यानी खुद में हम चीजों को ढूंढ रहे हैं और किस तरह से कार्य को कर रहे हैं, इन सब रणनीतियों को हम देखते हुए कार्य को कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कार्य की मांग होती है वो क्या होती है? अपने द्वारा किए गए कार्य का खुद ही असेसमेंट करना, आकलन करना, अपने छुपे हुए ज्ञान को जानना, उसको देखना, विश्लेषण करना, ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी मेटा कॉग्निशन। ठीक है ना? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। 27। किसी समस्या को हल करते समय एक छात्र उसी तरह की समस्याओं का उल्लेख कर रहा है और वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए संकेत खींच रहा है। यह क्या कहलाता है? एनालॉजिकल थिंकिंग या फिर कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया सेट, कार्य पिछड़ा रणनीति। यानी किसी समस्या को हल करते समय वो अपने पूर्व अनुभव का उपयोग करके वर्तमान समस्या को हल कर रहा है जो प्रेजेंट में है। इसी तरह की किसी समस्या को वो पहले हल कर चुका है और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसी तरह की समस्या उसके सामने प्रस्तुत हुई है और फिर वो उसी तरह का उसके एक कहते हैं ना अपने अनुभव का उपयोग करना होता है, लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एनालॉजिकल थिंकिंग। सादृश्यता समानता वाले। प्रतिक्रिया सेट आपका हो जाता है कि मानी एक ही आंसर का जो मोस्टली लोग आंसर करते हैं उसी को हम बार बार फिर रिपीटेड वाले कह सकते हैं ना, कि बार बार जो आंसर हुआ उसी को ध्यान में देते हुए हम करते हैं। यहाँ पे सादृश्यता और समानता की थी कि उसी के समान दिखने वाली समस्या को जैसे हमने पिछले तरीके से हल किया, उसका कुछ चीजों को यूज करते हुए नई प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। ये होती है एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। मिसकॉन्सेप्शन के बाद में है गलत अवधारणाएं। काफी बार ये क्वेश्चन देखा गया कि गलत अवधारणाओं के बारे में एक टीचर की क्या सोच होनी चाहिए, किस तरह से इसको लेना चाहिए क्लास में, उसी को पूछा गया है। तो इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक अवधारणा पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि कुछ छात्रों के पास निश्चित है उस अवधारणा से संबंधित गलत अवधारणाएं, मतलब उस जो भी कॉन्सेप्ट समझाया गया उसके बारे में कुछ गलत अवधारणाएं बच्चे सोचते हैं। ऐसे परिदृश्य में शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को गलत धारणाओं के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक खोज के अवसर प्रदान करने और तर्क करने के अवसर प्रदान करें। उन गलत अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करें और उन्हें उस अवधारणा पर मानक जानकारी बताएं। इन बच्चों को एक विशेष
बच्चों को विशेष शिक्षकों के पास भेजें और सीखने की विकलांगता के मूल्यांकन की सिफारिश करें। शिक्षक को उन गलत अवधारणाओं धारणाओं की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगली अवधारणा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल 28 का पढ़ते-पढ़ते सभी का आंसर आ गया और जो ये है आंसर यही बिल्कुल सही है। ठीक है? तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। भावना और अनुभूति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान अवधि किसी भी प्रकार की भावनाओं से अपरिवर्तित रहती हैं। भावनाएं और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं यादों को एन्कोडिंग और पुनः प्राप्ति सुविधाओं को प्रदान करती हैं। स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी आंसर करिए फटाफट, फिर हम लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 सभी को दिख रहा है तो फटाफट आंसर करते जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा कि भावनाएं और अनुभूति क्या होती है। हमें चीजों को अपने माइंड में रखते हैं, फिर उसे समय के साथ हम उसका पुनः प्राप्ति यानी दोबारा रिकॉल भी करते हैं। इन सब चीजों की सुविधाएं प्रदान करती है। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती हैं, ठीक है ना? जहाँ पे इमोशंस होते हैं वहां पे कॉग्निशन भी साथ में चलता है। तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं। और स्मृति जो होती है सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी नहीं होती। सभी को पता है जो हमारी थॉट, हमारी थिंकिंग जो भी हम अपने दिमाग में रखते हैं वो सभी चीजें क्या होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। और दोनों अपरिवर्तित होती हैं, ये भी सबको पता है कि दोनों परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और अपने डाउट्स भी फटाफट तैयार रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास भविष्य के प्रयासों के लिए एक छात्र को प्रेरित करने की संभावना है? मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयासों में आवश्यक प्रयास करता हूं, तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूं। मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्यों में मेरी सफलता का साथ नहीं देती है। मेरे पास विज्ञान में अच्छा करने की क्षमता की कमी है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। सबका रॉन्ग हो गया, हाँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन आए तो कुछ एक आध सिलेबस से बाहर ना आए या कुछ रहे। तो होता है ऐसा, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बट थोड़े से वर्डिंग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सब जो बातें करेंगे वो केवल अपने आप से किस झूठ बोलना होता है कि मेरा इस वजह से पास नहीं हो पाया, मैंने ये नहीं किया। कभी हम अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते हैं। यही वजह होती है कि हम सफलता को नहीं पाते हैं। ठीक है? हमेशा खुद के अंदर की कमी को देखना है कि कहाँ मेरी चूक रह गई, जिसकी वजह से मेरा ये कार्य सफल नहीं हुआ। ठीक है ना? बाकी सब एक्सक्यूज़ेस देने वाली बातें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड ही है। मीला जी का है 23। ओके। 30 क्वेश्चन आज के हमारे हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि आज मैंने सबसे जल्दी कराया, क्योंकि मैंने हिंदी भी आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दिया था उस पे भी। उसके बाद हमने 30 क्वेश्चन किए। अब हमारे क्वेश्चन जो चलेंगे ऐसे ही फटाफट वाले होंगे। शांति देवी 30 का बी, ओके। चलिए, थैंक यू प्रियंका।
26। वेरी गुड सविता, बहुत अच्छा। और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा करिए। और प्रिंस का स्कोर बहुत ही अच्छा है, मैंने इनको ऑब्जर्व भी किया था कि बहुत अच्छे आंसर भी किया इन्होंने। शाहीन 26, वेरी गुड। खुशबू, खुशबू आपने नंबर नहीं शो किया, बट आज सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बबली 24, आराधना 25, प्रियंका कुमारी, वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छा। यानी हाईएस्ट स्कोर आज प्रियंका का ही है। तो एक बार प्रियंका के लिए सभी लोग क्लैपिंग जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू पूजा। और मेरा एफर्ट यही रहेगा कि ये क्लास में आप आए और इस क्लास के बाद जो आप एग्जाम दें तो आप कहें कि हाँ मैंने क्लास में कुछ सीखा जिससे मुझे हेल्प मिला। ठीक है, सबिता के लिए, प्रियंका के लिए, सभी के, हाँ बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्कुल, जिनका एग्जाम पास में आने वाला है सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छा करिए। हाँ, मैं तो अब तो बोलना ही भूल जाती हूँ कि सेशन को लाइक कर दीजिए यार, अगर हेल्प मिलती है। थोड़ा सा मुझे बाद में जब मैं देखती हूँ लाइक्स कम ना, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि कहीं मेरे एफर्ट में कोई कमी है, इस वजह से बच्चे मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं। तो उसमें मैं अपने आप का ही फॉल्ट समझती हूँ कि मेरा एफर्ट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बच्चों ने मुझे लाइक नहीं किया। हाँ, सभी के लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स को कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर जिसको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप बता देना वो पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि क्योंकि हिंदी कोई छोटा है नहीं कि मैं रोज, लेकिन जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश यही करूंगी कि वो आपकी प्रॉब्लम एग्जाम से पहले सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर। और प्रैक्टिस को ऐसे ही करते रहिए, प्रैक्टिस अपनी बिल्कुल बंद नहीं करिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू निधि, कर देती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कर देती हैं। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।